एक और बहुत बड़ा दल है बिहार में, कांग्रेस, जो अस्तित्व को लेकर भी जूझ रहा है, जो नेतृत्व को लेकर भी जूझ रहा है, जो बिहार में एक राष्ट्रीय पार्टी देश की होते हुए भी क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमजोर है जी। तार के तौर पर एक बड़े तीसरे मोर्चे में चेहरे के तौर पर चिराग भी नजर आ रहे हैं, नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। ये नहीं कह रहा कि चले ही जाएंगे, जब प्रशांत नहीं अभी तक गए हैं तो बाकी की बात क्या करना। लेकिन वो सारा कैमरा लूट लिया प्रशांत किशोर ने, आईसीयू में लेटे हुए हैं कि बस 1-2 दिन का और बात है, उसके बाद हम निकल जाएंगे, मतलब कुछ होगा नहीं, उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे, फिर राजनीति करेंगे दम के दम पर। जी। क्योंकि अगर बिजनेस करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, बड़े बड़े नेता सब जो जुड़े हुए भाग जाएंगे जी। और अगर राजनीति करेंगे तो सब दबाव डालेंगे कि गठबंधन आप कीजिए, बिल्कुल अन्य दलों के साथ। तो वैसी स्थिति मुझे लगता है प्रशांत किशोर एक गठबंधन के लिए तैयार मुरीद होंगे उस वक्त। जी। अब रही बात गठबंधन करेगा कौन, देखिए इनकी दोस्ती शुरू से रही है जी। नीतीश कुमार की पार्टी भी चला चुके हैं, चिराग पासवान ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं। आज पटना पहुंचे तो उन्होंने स्टूडेंट और जो लाठीचार्ज हुआ है और जो पूरा प्रकरण है उस पर दुख भी जाहिर किया है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर वहां से छूटने के बाद यही कहते हैं, लड़ाई गांधी मैदान की तो गांधी मैदान में ही फैसला करेंगे। अगर सरकार कहे कि आइए नीतीश कुमार के पास, वहां साइन करके आपको दे देंगे एग्जाम का, तो कहिए कि नहीं गांधी मैदान में आके दीजिए। और चाचा अगर कमजोर नहीं पड़ते या चाचा अगर चिराग की तरह ही मेहनत करते रहते जी, तो आज चिराग पासवान की स्थिति नहीं होती जी। चाचा ने हथियार डाल दिए, चाचा लगे सत्ता को एंजॉय करने जी। बिल्कुल। पशुपति पारस का अगर सबसे बड़ा कोई कमजोरी था या गलती थी तो ये थी कि चिराग पासवान मेहनत कर रहे थे और पशुपति पारस घर में। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर है विशेष पंचनामा लेकर के। और आज का विशेष पंचनामा वास्तव में बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है कि हम लगातार पिछले 1 सप्ताह से जिन बातों की चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर के लगातार यह संशय पैदा हो रहा था कि बिहार की राजनीति में कुछ अलग होने वाला है। 2025 के चुनाव में क्या ये दोनों गठबंधन जिस दिशा में जा रहे हैं अपने स्वरूप में रहेंगे या फिर इसके स्वरूप में बदलाव होगा? क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या फिर जो नई नई तैयारियां शुरू हो रही हैं, नए नए छत्रप पैदा हुए हैं, वो कुछ अलग करेंगे क्या? अब धीरे धीरे करके जितने बयान आए हैं उन बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चिराग पासवान पटना आते हैं, उनके बयान को सुन लीजिए। संजय झा पटना आते हैं, दिल्ली जाने लगते हैं तो उनका बयान सुन लीजिए। आ रहे हैं राहुल गांधी भी, इससे पहले नीतीश कुमार दिल्ली से होकर के आए हैं। यानी पूरा का पूरा माहौल जो है एक अलग दिशा में जा रहा है। तो क्या चीजें बदल रही हैं और 2025 के चुनाव से पहले हमें एक और गठबंधन देखने को मिल सकता है? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आपके डॉक्टर साहब नमन मिश्रा जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या त्रिकोणीय बिहार में संभावनाएं बन रही हैं क्या? देखिए, बिहार में जब भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, चाहे प्रभावी रहे ना रहे, तीसरा मोर्चा हमेशा रहा है जी। और 2020 के चुनाव में जो इससे पहले वाला विधानसभा था उसमें तो तीसरा मोर्चा था और प्रभावी भी था। उसकी तरफ से 6 जो कह सकता है 6 या 5 विधायक जीतकर भी आए थे, जिनमें से 4 विधायकों को राजद ने तोड़ लिया जी। पिछले बार का जो तीसरा गठबंधन था वो, उसका नाम तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन उसमें ग्रैंड अलायंस नाम था उसका जी। जिसमें बीएसपी थी, ग्रैंड प्रोग्रेसिव अलायंस इस टाइप का नाम था उसका। उसमें बीएसपी थी, उसमें ओवैसी थे और उसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा थे। एक और कोई दल था मुझे याद नहीं पड़ रहा जी। वो एक दल सुहेल देव वाली पार्टी थी। तो ये इस गठबंधन ने 4% से 5% वोट पूरे बिहार में काटा था जी। इसका बड़ा कारण एक तो ओवैसी और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा थे। देवेंद्र यादव भी थे उसमें, मुझे याद आया। तो उपेंद्र कुशवाहा और मुसलमानों का वोट जो ओवैसी के पास गया, उसकी वजह से अलायंस के पास वोट बैंक एक आया जो कि काफी निर्णायक हुआ नीतीश कुमार को कमजोर करने में। चिराग का जहां हाथ लोग बताते हैं वहीं कई विश्लेषक भूल जाते हैं कि उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी बड़ा रोल था। और जहां लोग कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही केवल कमजोर पड़ गई राजद और तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उन्हें यह भी समझना होगा कि मुसलमानों के गढ़ में 5 सीटें हार जाना जी 5 सीटें हारे और कई सीटें कमजोर भी हुई। बिल्कुल। तो इस वजह से तेजस्वी को दिक्कत हुई, तो ओवैसी ने भी राजद को कमजोर किया था जी। और बाद में इसका बदला उनके 4 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी ने लिया। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि
इसके बाद एक बात तो जरूर खुल जाती है कि तीसरे मोर्चे में अगर मजबूत दलों का जमावड़ा हो जी तो एक प्रभावी वोट बैंक अपने पाले में किया जा सकता है जी। इस तीसरे मोर्चे में अगर सोचिए कि कल जो 2020 का चुनाव था उसमें चिराग पासवान चले गए होते तो और मजबूत हो जाता है, परिस्थितियां बहुत चिराग बदल जाती पासवान 18,000 वोट पर विधानसभा एवरेज लेके आए थे। जी जी। अगर वो इसमें जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि पक्ष या विपक्ष पर भारी पड़ जाता है ये गठबंधन भाई सरकार बनने की स्थिति आहंग असेंबली हो जाती है निश्चित रूप और आसान नहीं होता भाजपा की सरकार जी, बनाना जी, जी, जी। और तेजस्वी भी इतना नजदीक नहीं पहुंच पाते जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अब तीसरे मोर्चे के प्रभावी होने को लेकर तो कोई संशय नहीं रह गया जी है। जी। क्योंकि इस बार जो तीसरे मोर्चे के खिलाड़ी दिख रहे हैं, कोई कहे ना कहे कि गठबंधन नहीं करेंगे या आप इंडिविजुअल एक साथ संघर्ष कर हैं, रहे हैं, जी। अभी साल भर में सबको बिल्कुल, बिल्कुल। आटा चावल दाल का भाव बुझा जाएगा जी, जी। और जो छटाएंगे चारों तरफ से, जो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे उन गठबंधनों में, उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए चिराग पासवान की तरफ बाहर जाना ही होगा। बिल्कुल। लेकिन कितने ऐसे दल हैं जो चिराग पासवान की तरह सिंगुलरिटी में लड़ सके चुनाव? नहीं ना। बिना गठबंधन के छत्र छाया के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लोग। जी। और चिराग पासवान भी लड़े हैं तो आज चिराग पासवान के मन में ये बात जरूर होगी, जी, तो चुनाव ने उन्हें उठ खड़ा किया, तो चुनाव ने उन्हें एक बहुत बड़े जंगल क्या बोलते हैं उसको, जनाधार नहीं, बहुत बड़े उनको राम जी को जो वनवास भेजा गया था, अच्छा। वनवास पर भेज दिया था। जी 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 जी। इसके बाद रिकवरी मेहनत और लक दोनों के कॉम्बिनेशन से हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चाचा अगर कमजोर नहीं पड़ते या चाचा अगर चिराग की तरह ही मेहनत करते रहते जी तो आज चिराग पासवान की ये स्थिति नहीं होती। जी जी चाचा ने हथियार डाल दिए, चाचा लगे सत्ता को एंजॉय करने। जी बिल्कुल बिल्कुल। पशुपति पारस का अगर सबसे बड़ा कोई कमजोरी था या गलती थी तो ये थी कि चिराग पासवान मेहनत कर रहे थे और पशुपति पारस घर में बैठे ना ओपन फील्ड उनके लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल खुला छोड़ दिया था। जी। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ना। बिल्कुल। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में एक तीसरे मोर्चे की संभावना बन रही है। आप अगर आज देखें प्रशांत किशोर की जी 4 सीटों का उपचुनाव लड़ा उन्होंने, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। अब संघर्ष जो कर रहे हैं तो लग रहा है जैसे कि कंपल्सिवली संघर्ष कर रहे हैं। जी जी जी। मतलब रिजल्ट से ज्यादा प्रशांत किशोर का संघर्ष और उस आंदोलन पर फोकस है। बिल्कुल। ये आपको लग सकता है कि नमन मिश्रा क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं प्रशांत किशोर के खिलाफ थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ यार कि मैं क्रिटिसाइज करूंगा। जी, और बार बार मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं प्रशांत किशोर या किसी भी नेता की बड़ाई करूं? नहीं करूंगा, बात खत्म। जी जो कर रहे हैं वो करेंगे। और सच्चाई यही है कि जो प्रशांत किशोर वहां से छूटने के बाद यही कहते हैं, लड़ाई गांधी मैदान की तो गांधी मैदान में ही फैसला करेंगे। अगर सरकार कहे कि आइए नीतीश कुमार के पास, वहां साइन करके आपको दे देंगे री एग्जाम का, तो कहिए कि नहीं गांधी मैदान में आके दीजिए। दोस्तों, छात्रों समझिए, खैर बाकी छात्र तो समझ रहे हैं, जो छात्र अकेले लाठी खाए थे, अकेले पानी का बौछार झेले थे, वो तो समझ ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर बस कितना देर के लिए। बिल्कुल। इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक करके अब छात्रों की तरफ कैमरा नहीं है, वो सारा कैमरा लूट लिया प्रशांत किशोर ने, आईसीयू में लेटे हुए हैं कि बस 1-2 दिन का और बात है, उसके बाद हम निकल जाएंगे, मतलब कुछ होगा नहीं, उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे, फिर राजनीति करेंगे दम के दम पर। जी जी। ये ड्रामा जो है ना, ये केजरीवाल ने किया था। और कोई कहता है कि सस्ता केजरीवाल है तो गलत नहीं कहता। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कहते थे कमेंट में आके, तो मुझे लगता था कि केजरीवाल लायक भी नहीं है, लेकिन अब समझ में आ गया कि एग्जैक्टली अब इनको बस ये करना चाहिए जी, जिसको लिटा के और उस पर राजनीति कर ले। ये खुद पर तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। सही। आपकी ठंडा में जो 2-3 दिन बैठे हैं जी। तो वैनिटी वैन के बावजूद, सोचिए मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख 28 लाख लोग कह रहे हैं वैनिटी वैन एक दिन का लगता है जी। उस वैनिटी के बावजूद उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जी कि मरनासन हो गए हैं। लोग कह रहा है कि बचेंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। यही ना बोल रहा है लोग, बड़का विश्लेषक लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सीएम बन जाएंगे, 4 बजे रात को गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि बचेंगे। अरे बचेंगे तब ना सीएम बनेंगे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? जी। और बचना ही चाहिए, छात्रों के लिए लड़ने वाला कौन है? तो इस पूरे संघर्ष को देखकर प्रशांत किशोर के इतना जरूर समझ में आता है कि आसान नहीं होगा उनके 2025 का चुनाव। और खास तौर पर 243 सीटों पर जो लड़ने की बात चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग उनको बनानी पड़ेगी अगर कंप्लीटली बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक बात जान लीजिए, उनके तरफ से जो लोग लड़ने वाले हैं उनको शायद 15,000 की 20,000 या 25,000 कुछ राशि 21,000 रुपए जो भी वो राशि उनसे मांगी जा रही है फॉर्म भरने के लिए। जी। तो ऐसे अगर 20-25 लोग फॉर्म भरते हैं और किसी एक को टिकट मिलता है तो बाकी पैसे तो पार्टी के हाथ में आएगी ना। जी। पार्टी या बिजनेस फैमिली के हाथ में आएगी या कंपनी के हाथ में आएगी। तो वैसी स्थिति में इसका ये 243 सीट पर लड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात ना? लेकिन अगर राजनीति करना मकसद है, यदि सत्ता में आना मकसद है, यदि सरकार को
बदलना और इन छात्रों के लिए खुद सरकार में आकर कोई फैसला लेने का मकसद है जी तो वैसी स्थिति में इन्हें गठबंधन करना ही पड़ेगा जी। बिना गठबंधन के प्रशांत किशोर का कोई प्रभाव बिहार की राजनीति में, चिराग पासवान वाला भी प्रभाव नहीं होगा। पिछले 4 दशक से तो नहीं चल रहा है, नहीं चल बिना गठबंधन के। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि आज भले ना हो, लेकिन आगे चल के प्रशांत किशोर का एक मुख्य ध्येय, जी, क्योंकि अगर बिजनेस करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, बड़े बड़े नेता सब जो जुड़े हुए भाग जाएंगे जी जी। और अगर राजनीति करेंगे तो सब दबाव डालेंगे कि गठबंधन आप कीजिए बिल्कुल बिल्कुल अन्य दलों के साथ। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है प्रशांत किशोर एक गठबंधन के लिए तैयार मुरीद होंगे उस वक्त। जी जी जी। अब रही बात गठबंधन इनके साथ करेगा कौन, देखिए इनकी दोस्ती शुरू से रही है। जी, नीतीश कुमार की पार्टी भी चला चुके हैं, चिराग पासवान ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं। आज पटना पहुंचे तो उन्होंने स्टूडेंट और जो लाठीचार्ज हुआ है और जो पूरा प्रकरण है उस पर दुख भी जाहिर किया है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, राजनीति में इतना प्रेरित होकर ये फैसले नहीं लेना चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने बचाने की कोशिश एक तरीके चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को बचाने की एक तरह से कोशिश की और उनके पक्ष का ही बयान कहा जाएगा ये। जी जी। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है चिराग पासवान भी एक कंटेंडर हो सकते हैं आने वाले किशोर के साथ गठबंधन करने के। अब एक बात जान लीजिए बाबा, आखिर चिराग पासवान क्यों बाहर जाएंगे इंडिया गठबंधन से? देखिए चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं जी, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इतना तो उनके पास पिछली बार भी था जी। उनके पिता केंद्र के मंत्री थे, एक राज्यसभा की सीट थी, 6 सांसद थे ज्यादा जी, तो इससे ज्यादा फायदे में थे पिछले बार। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग पासवान को एग्जैक्टली चाहिए क्या था, क्या क्यों छोड़ के भागे वो? चिराग पासवान को फिर 35+ सीटें चाहिए जी, विधानसभा में सीट चाहिए था और विधानसभा में जो पिछली बार 35 सीटें नहीं मिली इसके चलते भागे, तो इस बार भी 35 सीटें मिलती नजर नहीं आ रही जी जी। उतनी सीटें ही नहीं बच रही हैं कि वो दे पाए जी, ना नीतीश दे पाएंगे ना भाजपा दे पाएगी। तो एक रास्ता हमेशा प्रशांत किशोर का खुला रहेगा। और एक बात तो मैं दावे से कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे जी। तो तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे, कहा जाएंगे राजनीतिक प्रकृति वो जाने का मतलब होगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानना, और वो संभव नहीं है। हाँ, अब वोट बैंक भी उसी का तो काट रहे हैं ना। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के गठबंधन में जी एक बड़े हिस्सेदार के तौर पर, एक बड़े तीसरे मोर्चे में चेहरे के तौर पर चिराग भी नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। ये नहीं कह रहा कि चले ही जाएंगे, जब प्रशांत नहीं अभी तक गए हैं तो बाकी की बात क्या करना, लेकिन बयानों से और संभावनाओं से और सीटों के बंटवारे के समीकरण से लग रहा है कि तीसरा मोर्चा मजबूत बनने वाला है बिहार में। चेहरे कोई भी हो, गठबंधन एक मजबूत बनेगा। इसके बाद आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बहुत कुछ बोल नहीं रही है जी। और बाबा जहां तक मैं आरएलएम की बात जानता हूं, जिन लोगों से भी बात होती है, जितनी ही बात हो पाती है, यही अंदाजा लगता है कि सीटों को लेकर जो जनरल एक्सपेक्टेशन या जनरल अंडरस्टैंडिंग है उससे कहीं ज्यादा सीटों पर आरएलएम लड़ने की तैयारी में है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली बार लोकसभा था, नरेंद्र मोदी की बात थी, एक सीट पर लड़ गई जी, हराने के वाले लोग भी अब नहीं थे, ये जानते हुए भी उस हारे हुए चुनाव में वो गए। उपेंद्र कुशवाहा तो निश्चित ही उसके बदले में वो बार बार जहर पीने का भी उन्होंने कसम नहीं खा रखा है। शंकरों जी एक के बाद जहर पिए थे जी। तो वैसी स्थिति में अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मोदी के प्रति सॉफ्ट, लेकिन बिहार में जब भी सीटों को लेकर बातचीत होगी तो थोड़ा कड़क नजर आएगी जी जी। तो कहा नहीं जा सकता है कि इनको भी अगर एडजस्टमेंट, चूंकि देखिए अब जो एक्सपेक्टेशन है इनकी 15-20 सीटों की वो मिलती नजर नहीं आ रही। आपने इस तरह से मांझी जी की भी सुनी हुई कहानी, दिल्लियों में सीट चाहिए, बिहार में जीत गए हैं तो हमको और सीट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सबको सेटिस्फाई करना संभव नहीं है। और पिछले चुनाव में कुछ जो बिहार में हुए हैं, उन चुनाव से अगर हमने कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि जो चुनाव से पहले गठबंधन होता है तो चुनाव तक आते आते बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इस बार एक्सपेक्टेशन लोगों का, इस बार उम्मीद है कि नहीं कुछ बदले, लेकिन फिर भी बदलाव तो बिहार के चुनाव की प्रकृति का नियम है जी, तो होगा ही। ऐसे में एक और बहुत बड़ा दल है बिहार में, कांग्रेस, जो अस्तित्व को लेकर भी जूझ रहा है, जो नेतृत्व को लेकर भी जूझ रहा है, जो बिहार में एक राष्ट्रीय पार्टी देश की होते हुए भी क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमजोर है जी जी, जिसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, जिसका संघर्ष में दम नहीं है, जिसके आवाज को सुनने के लोग नहीं है, जिसके संगठन में दम नहीं है, वो अगर नहीं है तो उसका कारण यह है कि
बीच बीच में कभी कभी कांग्रेस उभर जाती है जी। और फिर एक क्याली फिर समाप्त हो जाती है। तो इसका कारण है कि कांग्रेस का गठबंधन जो है बिहार में जी वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला नहीं है जी। बिहार में लालू और तेजस्वी यादव कांग्रेस का सम्मान नहीं करते, सम्मान नहीं, बिल्कुल। और किसी चुनाव में गलती से सम्मान कर भी दिए तो उस चुनाव में कांग्रेस खुद का सम्मान नहीं कर पाती है, बिल्कुल। आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर देती है। अब जैसे पिछला चुनाव है वो एक ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने बहुत खराब प्रदर्शन किया, 70 सीट लड़ी, 19 जीत कर आई जी। जिसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री सच में नहीं बन पाए। उसके पहले वाले चुनाव के 15 वाले पाए 40 सीट लड़ा, 27 जीत कर आई, बेहतरीन प्रदर्शन। ये कॉन्फिडेंस दिया लालू तेजस्वी को कि वो कांग्रेस पर विश्वास करें। बिल्कुल। कांग्रेस अगले ही चुनाव में पूरे मुंह के बल गिर गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि मुकेश सहनी का गोड़ हाथ पकड़कर उनको वापस लाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया गठबंधन बिहार में, और 2024 इंडिया गठबंधन का महागठबंधन कहा जाए जी, 2024 में जो हुआ तो आप देखे ही। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस भी इस गठबंधन में रहे ये कोई जरूरी नहीं है, जो खासतौर पे तब जब तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया जी। मैं दोनों तरफ से तेवर माने केजरीवाल, ममता, अखिलेश, इनके बाद अब तेजस्वी ने भी एक तरह से कांग्रेस से गठबंधन तोड़ ही लिया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की समाप्ति को लेकर जो उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी जी, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो सबको पता था कि इंडिया गठबंधन नहीं है। मैंने तो खबर आज 10 दिन पहले चला दी थी जी 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 जी। इंडिया गठबंधन का द एंड, तो बहुत लोगों को बुरा भी लगा था जी। तो आज ये सब लोग बोल रहे थे, अब सुनिए। मेरा बात नहीं सुनते तो 10 दिन बाद खूब सुनने को मिलता है आप लोगों को, तब विश्वास करते हैं। बिल्कुल। ये वैसी बात हो कि मेरे मुंह से विश्वास नहीं करेंगे, कोई और बोल देगा ना जी। दलाली वाला जो वाला उधर तो उसको भरोसा हो जाता है। खैर चलिए, मुख्य बात यह है कि कांग्रेस इससे पहले भी 2020 के चुनाव के बाद जब उस पर दोषारोपण हुआ कि आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जी। कांग्रेस गठबंधन से अलग हो गई थी जी। बिहार में महागठबंधन में केवल राजद बच गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और राजद और कांग्रेस उपचुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें याद होगा भक्तचरण दास जब आए थे तो लालू यादव ने उनको भक्तचरण कर दिया था जी। और लालू यादव का पुतला कांग्रेस के युवा प्रकोष्ठ ने जला दिया था जी। और नीतीश जब वापस आए इंडिया ये महागठबंधन में इंडिया में बिहार में, और जब वो तेजस्वी के साथ गठबंधन उन्होंने किया तो पहली शर्त उन्होंने यही रखी थी कि कांग्रेस के इस गठबंधन में वापसी करानी होगी। जी जी। और तभी इंडिया गठबंधन का प्रारूप बन गया था जी। ससम्मान। और नीतीश जब जब आए हैं लालू के साथ तब तक उन्होंने कांग्रेस का सम्मान दिलवाया है। बिल्कुल। तो वो जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इन पार्टियों का प्रभाव तभी होगा, इन गठबंधनों का प्रभाव तभी होगा जब बड़े दल राष्ट्रीय स्तर के साथ के हिस्सेदार बने। बिल्कुल। इसीलिए वो छोड़कर जाते हैं तो भाजपा के साथ ही जाते हैं ना कि कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करते हैं। जी। तो नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, भाजपा कहीं नहीं जा रही है, तेजस्वी यादव कोई तीसरे गठबंधन की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है, इस वजह से जाना पड़ेगा जी। ये बेहतर समझिए। पप्पू यादव ने लगभग 2-3 दर्जन सीटों पर जी अपनी तरफ से कांग्रेस की तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे जी। भले निर्दलीय सांसद है लेकिन वो अपने आप को कांग्रेस का ही मानते हैं। बिल्कुल। कन्हैया की बिहार वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है जी। हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव उनको लड़ाया भी जाए, नहीं लड़ेंगे तो कंफर्म है कि बिहार लड़ेंगे। जी। तो वैसी स्थिति में ये जान लीजिए दर्शकों कि कांग्रेस बिहार में तेजस्वी से दो हाथ करने के लिए बस इंतजार ही कर रही है। एक बार बस तेजस्वी को दिखा दे अपनी ताकत, फिर सम्मान के साथ तेजस्वी हर बार बुलाएंगे। और ये बयान जब तेजस्वी ने दिया कि इंडिया गठबंधन का द एंड हो चुका है, हम उसे चुनाव तक ही लोकसभा के बनाए थे, उस पर जो बयान आया है कांग्रेस की तरफ से जी शकील अहमद खान का, उनका बयान ये साबित करता है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव से बहुत खुश है नहीं है। और इन बयानों से तो और लग रहा है कि मतलब तलखी बढ़ी है। हाल ही में लालू यादव ने कहा था कि राहुल गांधी के जगह ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए। बिल्कुल। ये धीरे धीरे कड़ियां जो मैंने तभी पकड़ी थी, ये तभी से कड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं और अंततः इसका रिजल्ट यही हो सकता है कि बिहार में कांग्रेस अलग हो जाए। अब देखिए कांग्रेस अलग होती तो क्या होगा। देखिए दरअसल एक ऐसा दल है बिहार में जनसुराज जी, जिसके नेता प्रशांत किशोर हैं, ये भी इस इंतजार में है कि कांग्रेस अलग हो जाए, जदयू अलग हो जाए। कांग्रेस और जदयू दोनों के साथ ये गठबंधन कर सकते हैं, बहुत सहज गठबंधन का हो जाएगा दोनों के साथ। अब नीतीश कुमार के खिलाफ इतना कुछ बोल चुके हैं कि शायद इस चुनाव में ना हो पाए, लेकिन कांग्रेस से हाल में जो अंतिम खबरें आई थी जो जनसुराज बनने से पहले, वो यही आई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का एक बड़ा जिम्मेवारी लेकर बिहार आएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस उनको बिहार में अपनी जिम्मेवारियां सारी दे देगी। जो हजारों पन्ने का उन्होंने राहुल गांधी को दिया था, राहुल गांधी अग्री नहीं हुए और ये पूरा मामला वहीं खत्म हो गया। तो वैसी स्थिति में सवाल ये खड़ा होता है
कि क्या कांग्रेस अगर बड़ा दिल दिखाएगी तो एक तरह से मुझे लगता है कि इंतजार में ही बैठे हुए हैं बिल्कुल प्रशांत किशोर कि कोई ऐसा दल छुट के इनमें से जिसके दम पर वो आगे की जिसके राजनीति कैडर पर हम चुनाव लड़ सके बिहार में जी। और हम भी एक प्रभावी गठबंधन बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज ही एक बयान आया है वीआईपी की तरफ से, उनके प्रवक्ता ने दिया है जी। देवज्योति ने। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जी आप गलत गठबंधन में हैं, जी आपके पिता कभी इस गठबंधन में रहना स्वीकार नहीं करते जी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है। आपको तुरंत ही गठबंधन छोड़ देना चाहिए और आपको इस तरफ आना चाहिए। लेकिन जब ये बात बोल रहे हैं वो जी, तो एक बात जान लीजिए, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वीआईपी भी जिस उम्मीद में बैठी हुई है शायद उम्मीद कि पूरी डिप्टी नहीं। सीएम घोषित करके तेजस्वी जी, यादव जी। 40 सीटें देकर चुनाव लड़ाएंगे, ये भी बहुत आसानी से पूरा हो पूरा जाए। होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब तेजस्वी कर दे तो बहुत बड़ी बात है जी, मैं 2020 में- मैं इस मामले में गलत होना चाहूंगा जी 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 जी, क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर होता जा रहा है धीरे धीरे बिहार में कि एक मजबूत विपक्ष भी बनाने की जिम्मेदारी पत्रकारों की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सब सामान मिल जाता है तो ठीक है, वरना जिस तरीके का वोलाटाइल नेचर रहा है जी। मुकेश सहनी का चुनाव के वक्त में 2020 में हम लोगों ने इधर से उधर भागने में देरी नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ के भाग जाते हैं, तो वैसी स्थिति में मुकेश सहनी भी एक कंटेंडर हो सकते हैं बिल्कुल। तीसरे मोर्चे के। जी तो बिहार में चिराग पासवान, पप्पू यादव, जी कन्हैया और जन सुराज के प्रशांत किशोर, जी ये वो दल हैं, ये वो लोग हैं जो इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जी। जो किसी नए गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। बिल्कुल। ये अगर जिस गठबंधन में है इनमें से ज्यादातर लोग, वो दूसरे गठबंधन में जाने के बजाय तीसरे की तरफ ज्यादा उनका आकर्षण रहेगा। बिल्कुल। प्रशांत किशोर गठबंधन में नहीं जाना चाहेंगे, अपने कोर पे गठबंधन बनाना चाहेंगे। बाकी के गठबंधन कांग्रेस अगर वहां से छोड़ेगी तो भाजपा में तो जाएगी नहीं। जी जी चिराग पासवान इधर छोड़ेंगे तो उधर जाएंगे नहीं जी। उनको तीसरा ही चाहिए होगा। और ओवैसी अब राजद के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बिल्कुल। ओवैसी को एक बिहार में दुरुस्त गठबंधन चाहिए होगा जी। जो कि तीसरा ही मोर्चा हो सकता है जी। और उसी गठबंधन का हिस्सा वो भी बन सकते हैं। बिल्कुल। अब आप जरा जोड़िए इन दलों को और आप अंदाजा लगाइए कि कितना मजबूत वोट बैंक के हिसाब से गठबंधन हो सकता है। मुझे तो विपक्ष से भी प्रभावी गठबंधन इनका अगर कुछ और दलों को तोड़ ले लोग बिल्कुल तो हो जाएगा। तो वैसे में कौन नहीं चाहेगा इस गठबंधन का हिस्सा बनना। निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति और बिहार की जनता भी खोज रही है कि एक ऐसा बेस लाइन मिले जहां से वो, और ये भेग भी तो तोड़ना है बाबा ना, ये एक भेग बहुत जरूरी है तोड़ना कि एक भ्रम सा बन गया है जी कि पूरे बिहार में तीसरे मोर्चे की जगह ही नहीं, जगह ही नहीं है। जी नीतीश कुमार ने भी कोई संभावना नहीं बचती है। नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है। तो यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे चल के जी एक बहुत फाइन लाइन, कहीं पतली सी लकीर कहीं खींची रहेगी ये तीसरे मोर्चे की, जिसे धीरे धीरे हम शायद और विजिबल और मोटा होता देखेंगे वक्त के हिसाब से जैसे जैसे नजदीक आएंगे चीजें साफ साफ नजर आने लगी। डिस्टेंस जैसे कम होगा वैसे नजर जी, आते रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो जिस तरह की बातें हम लगातार कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि हम पिछले 15-20 दिनों से जो हमारे पास इनपुट थे उसके आधार पर हमने ये स्थापित करने की कोशिश की थी कि बिहार में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और बिहार की जनता जो 14 करोड़ के आसपास है वो जनता भी चाह रही है कि एक ऐसा गठबंधन हो जिस पर विश्वास भरोसा किया जा सके। और ये तभी हो सकता है जब उस गठबंधन का स्वरूप बिल्कुल ही नया हो। जब 2020 के चुनाव में किया जा सकता है तो फिर 2025 का चुनाव तो एक कालजयी होने जा रहा है। इसके बाद अब वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता भी जो राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है वो अपने विचार इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से देगी। जुड़े रहिएगा पंचनामा के साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और एक आग्रह जरूर हम करेंगे कि आप हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। वो यूपीआई नंबर है ना, उसको स्कैन कीजिएगा तो आप हमें आपकी जितनी भी इच्छा हो उतना सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।